कारण बीज था इसलिए कार्य बीज हुआ। तो कर्म और कर्म फल का सिद्धांत बीज और फल का सिद्धांत है। बीज सूक्ष्म है, पेड़ स्थूल है, दिखाई दे रहा है। तो उसने सूक्ष्म और स्थूल को पहचाना कि सूक्ष्म और सूक्ष्म, और वो सूक्ष्म भी बीज भी जब गल जाता है ना, तो वो जो सूक्ष्म, तो सूक्ष्म से विराट का जो संबंध है, बीज सोया हुआ वृक्ष है और वृक्ष जगा हुआ बीज है। मित्रों, इस वक्त मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी के पास पानीपत में। आप लोक के मनीषी हैं, अन्यतम मनीषी। आप जैसा लिखते हैं, जैसी आपकी ख्याति है, नितांत वैसा ही आपका जीवन और व्यक्तित्व है। हमारे नॉर्थ इंडिया में लोक से थोड़ा सा भी संबद्ध व्यक्ति आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। आपकी जो शख्सियत है उसके आगे वो नतमस्तक होता रहता है। लोग अपनी विचारधाराओं से परे होकर आपके साथ जुड़ना और आपसे सीखना चाहते हैं। तो आज मैं भी अपने कुछ प्रश्न, अपनी कुछ मान्यताएं, अपनी कुछ जिज्ञासाएं लेकर उनके सामने उपस्थित हुआ हूं और उन्होंने बड़ी ही उदारता के साथ उन प्रश्नों के जवाब दिए हैं। आज क्योंकि समय सीमित रहा है, इसलिए हो सकता है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो अपने प्रथम स्वरूप में ही व्यक्त हो पा रही हों। भविष्य में जब भी संभव होगा तो इन छोटे तंतुओं पर, यहाँ तक कि अवस्थाओं से आगे की बात हो, हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। देखिए, अंततः तो लोक में जाना है ना। अब जैसे धरती और बीज मुझे उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, तो धरती और बीज प्रोजेक्ट को क्या करना था? कोई यहाँ कोई किताबें थी क्या धरती और बीज की? कोई किताबें नहीं थी, वो तो लोक में ही जाना था। तो दोबारा फिर जो है वो लोक में चला गया। लोक वार्ता का काम जो है वो शास्त्रीय या एकेडमिक काम नहीं है। ये तो लोक दृष्टि का विकास करना है और लोक जीवन में संपृक्त होना, लोक जीवन से जुड़ना। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ आपसे मैं। वैसे तो ये जो अध्ययन है, वर्तमान जो अध्ययन की जो धारा है, उस अध्ययन की धारा का जो विकास क्रम है, वो हम ये बात मान सकते हैं कि ये जो फोकलोर की जो कंसेप्ट जो आया, उस कंसेप्ट का भारतीय दृष्टि ने विकास किया, उसको लोक नाम दिया और लोक के प्रति जो है उत्साह बढ़ा। और लोकतंत्र आने पर तो और ज़्यादा माने लोक की, क्योंकि जितनी शब्दावली आप देखेंगे ना, ज़्यादातर कोई लोक पार्टी है, कोई लोक दल है, कोई लोक है, तो लोक शब्द को आप देखिएगा, वो किसी का नाम जनसत्ता है, किसी का नाम जनता टाइम्स है, किसी का नाम जनता युग है, किसी का नाम, माने ये जन और लोक दोनों शब्द आप आज़ादी के बाद आप देखेंगे तो वो एक तरीके से इतना विस्तार है। जनाधार, ये सारी चीज़ें जो ना लोक की तरफ जो खिंच करके आ रहा है ना, क्योंकि ये द्वितीय महायुद्ध के बाद ये बात लोगों के ध्यान में ये बात आ गई कि सत्ता का जो स्रोत है वो मुकुट नहीं है, ताज नहीं है, सम्राट की गद्दी नहीं है। लोक सत्ता का स्रोत जो है वो लोक ही है। लोक मानता है कि सम्राट है, इसलिए वो सम्राट है। लोक उसको सम्राट मान रहा है, इसलिए वो सम्राट है। जिस समय वो लोक है नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। तो ये जो लोक मान्यता है, ये जो लोक का फेथ है, लोक की जो आस्था है, लोग कह रहा है कि तुम राजा हो, इसीलिए तो राजा है वो। ये तो लोग कह राजा नहीं है तो खत्म, कुछ भी नहीं है। यही समन्वयज्ञ का जो उनका जो सिद्धांत था ना कि हम तुमको राजा नहीं मानते, हम तुम्हारी अवज्ञा करते हैं, लेकिन सविनय विनय के साथ, हम तुमको राजा नहीं मानते, हम तुमको रूलर नहीं मानते, तुम्हारी अवज्ञा करते हैं, तुम्हारे आदेश का उल्लंघन करते हैं, कानून को तोड़ते हैं, नमक कानून तोड़ा। तो ये वही सिद्धांत था। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद जब ये बात विश्व ने पहचान ली कि भाई सत्ता का स्रोत, संप्रभुता का स्रोत किसी मुकुट में नहीं है, संप्रभुता का स्रोत
लोक में, ये जो लोक मान्यता है, और इसी का प्रयोग गांधी जी ने किया। गांधी जी इसी का प्रयोग कर रहे थे, इसी सत्ता को उन्होंने पहचान लिया था, संप्रभुता का स्रोत, और इसी में वो लगे हुए। तो सारा आंदोलन को आप ये देखेंगे, उनके संपूर्ण शांति का उसका जो लुब्बे लुआब है, जो केंद्र है, वो लुब्बे लुआब यही आ रहा है, इसी जगह पर आ रहा है। तो लोक जीवन से जुड़ना, लोक का मैं अध्ययन करता रहा। इसी बीच में एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था है ISFNR, तो वो विश्व की संस्था है जो कि फोक नैरेटिव्स का अध्ययन करती है। तो जब उसका आमंत्रण IGNCA पर आया, कपिला जी के पास आया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले तुम ऐसा ISFNR की कांग्रेस हो रही है, तुम उसमें चले जाओ और लोक के कंसेप्ट पर अपनी बात को। तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है, अंग्रेजी बोलने में मैं पर्चा तो पढ़ दूंगा, अंग्रेजी का लिख भी लूँगा, लेकिन वो जो प्रश्न उत्तर वो आएंगे तो उनकी अंग्रेजी समझना और वो करना, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। तो आप किसी दूसरे को आप भेज दीजिएगा, ये मैं अपने को इसके लायक नहीं समझ रहा, इसके लिए मैं आपको जो सच्ची बात है आपसे कह दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें बाद में ऐसी बात आवे कि आपकी प्रतिष्ठा का पर जो है वो बात आई, तो मैं वो बात ठीक नहीं। तो बड़ी जोर से खिलखिला करके हंसने बोले नहीं, मैं तुमसे भाषा की मांग नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी जो धारणा है लोक के प्रति, अवधारणा है, वो कह दो। तुम हिंदी में बोल देना, तुमसे कौन वो कह रहा है, तुम पर्चा अंग्रेजी में लिख पढ़ सकते हो, पर बना लूँगा, पढ़ दूंगा, उसके बाद में हम तुम्हारे साथ ट्रांसलेटर भेजेंगे, तुमको चिंता की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारे आइडिया चाहते हैं, तुम्हारी भाषा नहीं चाहते, भाषा से हमें क्या लेना है। तो लेकिन जाना तुमको ही है, तैयार कर लो अपने के लिए। अब वो तो लोक की जो बात थी ना, बात क्या थी, जब मैं ये लिखने लगा तो मैंने उनसे ये कहा कि जो फोक की ये जो अवधारणा जो आ रही है और ये लोक की अवधारणा है हमारी जो चल रही, वो ये तो बहुत अंतर है। लोक की अवधारणा फोक की अवधारणा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यही उनसे कह देना कि तुम्हारा जो फोक है वो हमारे लोक की अवधारणा से भिन्न है, मैं इसीलिए तुमको भेजना चाह रही हूं। तो ठीक है। अब बात क्या थी कि जब लोक पर हम केंद्रित हो गए तो लोक की परंपरा को देखने लगे कि हमारे लोगों ने, अर्थात भारतीय परंपरा के भारतीय मनुष्यों ने लोक को किस रूप में देखा। वो फोक का संबंध हमसे टूट गया, हमने छोड़ दिया उसके लिए कि नहीं, फोकलोर के हमें क्या करना है, हमें तो लोक का अध्ययन करना है। लोक जीवन भारतवर्ष में है, लोक जीवन का ही अध्ययन करना है, तो फोकलोर से कंसेप्ट लेके हम क्या करना है। तो उसे छोड़ दो उसके लिए कि वो दूसरे लोगों ने क्या कहा है, क्या कहते हैं, ठीक है, उनका बाद में देख लेंगे जो भी कुछ है, तुम्हारा काम तो लोक जीवन है। ये बात मुझसे पंडित विद्यानाथ मिश्र जी ने भी कही थी। उन्होंने लोक की परिभाषा उनकी मत पढ़ो, लोक की परिभाषा अपनी बनाओ। अरे लोक तो तुम्हारे पास है, घर से निकलते ही तुम लोक में आ जाते हो, लोक जीवन में आ जाते हो। तो लोक जीवन को देख करके पढ़ करके लोक की परिभाषा बनाओ। उनकी बनी बनाई परिभाषा का क्या करना है, हो सकता है उनकी परिभाषा गलत हो। तो ये बात आई। अच्छा, अब लोक में हम घूम गए। तो लोक में जब हम घूम गए तो पाणिनि की अष्टाध्यायी है और उस पर महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने, महाभाष्य पतंजलि ने। तो उसने लिखा है पतंजलि ने, अभ्यंतरो हम लोके न तो हम लोका, मैं लोक के अभ्यंतर हूं, मैं लोक नहीं हूं। तो लोक को समझने की उन्होंने एक सूत्र दे दिया कि अपने को लोक के अभ्यंतर मानो, मैं लोक के अभ्यंतर हूं, लोक में, लोक से ओतप्रोत हूं, इसीलिए लोक हूं। लोक शब्द का माने ही यह है कि लोक से जो ओतप्रोत है, लोक में ही जन्म हुआ है, लोक में ही अवसान भी होना है, सारा जीवन लोक में ही व्यतीत होना है। हम अपने को अलग से समझें कि मैं, वो अहम है, वो व्यष्टि चेतना है। तो वो व्यष्टि चेतना जो है वो जो जब समष्टि चेतना मैं से हम बन जाए, अहम से वयम बन जाए, ये लोक का काम का माने है कि अहम का वयम बन जाना है, अहम से वयम हो जाना है। तो इस प्रकार से वो जो दृष्टि जो मुझे मिली, उसके आधार पर मैं लोक से
लोक जीवन से लोक जीवन का अध्ययन बराबर करता रहा। वो लोक जीवन का अध्ययन मेरा आज भी चल रहा है। वो अभी भी जो ये आप ये देख रहे हैं आज भी सवेरे उठ करके जो ये सब देखा था, तो वो लोक की जो अवधारणाएं हैं, जो विकासशील अवधारणाएं हैं, जो लोक जो मैंने पढ़ा था 60 में, वो 70 में बदला, 70 वाला 80 में बदला, 80 वाला 90 में बदला, वो निरंतर बदला, क्योंकि ये विकासशील विज्ञान है। धरती और बीज का जो काम था ना, वो भी लोक का ही काम था, और लोक से ही वो आ रहा है। वनस्पति जो हैं वो मनुष्य के बड़े भाई हैं, है ना, वो अग्रज हैं। वृक्ष वनस्पति का जन्म मनुष्य के जन्म से पहले हुआ, तो इसलिए बड़े भाई हुए कि नहीं हुए, है ना। तो अब जब मनुष्य ने जब जन्मा, मनुष्य का जब जन्म हुआ, तो उसने अपने बड़े भाई देखे चारों ओर, वृक्ष वनस्पति देखे, वृक्ष वनस्पति देखे। देखिए, संवेदना से बिंब बनता है। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों की जो संवेदना है, जैसे जीभ की जो है रस है ना, स्वाद है ना, ऐसे ही आँख का रंग है, रूप है, कान का शब्द है, स्वर है, स्वर का उतार चढ़ाव है, त्वक का स्पर्श है जैसे। तो ये जो संवेदना है ये बिंब बनाती हैं हमारे मन में, और बिंब से फिर शब्द बनता है, बिंब से फिर कंसेप्ट बनता है, अवधारणाएं बनती हैं। तो धरती और बीज के परियोजना में मैंने ये अनुभव किया कि मनुष्य के ज्ञान का विकास कैसे हुआ, मनुष्य किस प्रकार से ज्ञान का विकास कर रहा है। अब वो जो संस्कृति का जो विकास हो रहा है, इसको मैंने धरती और बीज के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करी। मैं आपके लिए 2-3 उदाहरण में से आप ले दूंगा। जैसे गिरना, पत्ता गिरा, उसका नाम रखा पत्र, गिरने वाला, है ना, गिरा, पत्र, गिरने से, पत शब्द से, पत धातु से पत्र बना ना, गिरना का है। जब मनुष्य के मन में कोई इस प्रकार का संदेश की बात आई और उसने कहा कि मैं अमुक को ये संदेश देना चाहता हूँ, और उसने उस पत्ते पर जो है एक संदेश लिख करके भेजा, तो पत्र शब्द का अर्थ बदल गया। पत्र शब्द का अर्थ जो है वो बदल गया, माने उसमें जो चिट्ठी वाला जो भाव था वो पत्र के साथ वो पत्र लेटर वाला भाव भी जुड़ गया। अब पत्र के साथ जब उसका विकास होता है पत्र का, तो समाचार पत्र भी पत्र बन गया, प्रमाण पत्र भी पत्र बन गया, शपथ पत्र भी पत्र बन गया, और अब पत्र से जो पत्ता बना, पत्ती बनी, तो चमड़े की पत्ती लगानी है चप्पल में तो वो पत्ती भी बन गई, और यदि लोहे की पत्ती लगानी है, स्टील की पत्ती बनानी है तो वो पत्ती भी बन गई वहाँ। अब उसने भोजन करने के लिए पत्र को मोड़ा और पात्र बनाया, अब वो पात्र बन गया। अब वो जो पात्र बना तो उसका आधार आधे संबंध बना कि भाई ये दही हमने उस पात्र में रखा है। अब उसने राम का अभिनय किया तो राम का आधान हुआ उस व्यक्ति में, वो राम बना। तो नाटक का पात्र भी पात्र बन गया, हालांकि उसका जो उत्स था वो पत्ता ही था, पत्र था। पत्र से ही समाचार पत्र, प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, ये सारे पत्र बने, और पत्र से जब पात्र बना तो उसमें नाटक का पात्र भी उसमें उसका समावेश हो गया। देखिए, ये संस्कृति का विकास हो रहा है, ये भाषा का विकास हो रहा है। उसने देखा हमने आम का बीज बोया है, आम का फल आया, तो उसने पहचाना, कारण कार्य का संबंध पहचान लिया उसने।
कि कारण बीज था इसलिए कार्य बीज हुआ। तो कर्म और कर्म फल का सिद्धांत बीज और फल का सिद्धांत है। बीज सूक्ष्म है, पेड़ स्थूल है, दिखाई दे रहा है। तो उसने सूक्ष्म और स्थूल को पहचाना कि सूक्ष्म और सूक्ष्म, और वो सूक्ष्म भी बीज भी जब गल जाता है ना, तो वो जो सूक्ष्म, तो सूक्ष्म से विराट का जो संबंध है, बीज सोया हुआ वृक्ष है और वृक्ष जगा हुआ बीज है। तो बीज वृक्ष दो नहीं है, बीज वृक्ष पहले या बीज, ये प्रश्न नहीं है। क्यों? कि वो एक ही चीज है, एक सोई हुई अवस्था है, एक जगी हुई अवस्था है। आप ये न मानिएगा कि वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसके पास औपचारिक जो शिक्षा यंत्र नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। वो मनुष्य है, और मनुष्य है तो जिज्ञासा। देखिए, जो मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें जिज्ञासा प्रवृत्ति सबसे श्रेष्ठ प्रवृत्ति इसलिए है कि आज जितनी सभ्यता, संस्कृति का, ज्ञान का, विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ वो उस मूल प्रवृत्ति की देन है। तो वो जो जिज्ञासा थी मनुष्य की, जो धरती और बीज का आकलन कर रही थी, धरती और बीज के संबंध को पहचान रही थी, वो पहचान रही थी कि धरती में बीज बोया जरूर, लेकिन जब तक पंचीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई, बोले उसमें पानी भी आया, उसमें हवा भी आई, उसमें धूप भी आई। तो पंचीकरण की प्रक्रिया माने वो तेज की प्रक्रिया वो सूर्य से चल रही है, जल की प्रक्रिया आप सींच रहे हैं, हवाएं चल रही। फिर उन्होंने देखा कि इस प्रकार की हवा चली तो वृक्ष पर ये असर हुआ, फसल पर ये असर हुआ, इस प्रकार की। और फिर ये भी अपने में पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये जो वायु चली तो ये मेघ आया, तो मेघ का वायु से एक संबंध है। तो जब हम किसानी को देखते हैं तो हम उसको देखते हैं कि उस किसान ने जो उस गांव में है उसने हवा की भी पहचान की, उसने ऋतु चक्र की भी। किस लिए? धरती और बीज के संबंध के लिए, कृषि को जानने के लिए, खेती को जानने के लिए। वो वायुशास्त्र का उसने विकास कर लिया कि ये पछैया हवा है, ये पूर्विया हवा है, ये दक्षिणी है, गंगतीरी है। और उन्होंने उसके नाम रखे, उसके अलग अलग नाम रखे, उसके लिए वायुशास्त्र बना उसका। उसने ऋतु का विज्ञान विकसित किया उसने। क्यों? क्योंकि वो धरती और बीज के संबंध को देख रहा था, हवा के प्रभाव को अपने बीज पर देख रहा था, अपनी फसल पर देख रहा था, अपने वृक्ष पर देख रहा था, अपने फल पर देख रहा था। तो इस प्रकार उसने मेघशास्त्र का विकास किया कि ये सफ़ेद बादल है, ये बादल पूरब से आया है, ये बादल पश्चिम से आया है, इस प्रकार से ये उठा है। उसने मेघशास्त्र का विकास किया उसने। वो पढ़ा लिखा नहीं, यूनिवर्सिटी में गया नहीं वो, लेकिन उसने यूनिवर्सिटी अपनी बना दी, उसकी अपनी यूनिवर्सिटी उसी गांव में बन गई। वो धरती और बीज नहीं, विश्वविद्यालय उसको बना दिया। धरती और बीज का जो शास्त्र है ये विश्वविद्यालय से कम नहीं है, क्योंकि उसमें वो दर्शन भी चल रहा है। जब जहाँ वो कारण कार्य को देख रहा है, कारण कार्य के संबंध को देख रहा है कि ये बीज है, ये कारण है, वृक्ष है, ये फल है, ये उसका कार्य है। तो उसने अब ये कारण कार्य, ये तो दार्शनिक शब्द है, ये तो दर्शन शास्त्र है, ये तो दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र और क्या चिंतन करता है? मनुष्य और मनुष्य के संबंध को। और मनुष्य, दर्शन शास्त्र दो चीज़ों की ही व्याख्या करता है, मनुष्य और मनुष्य का संबंध और मनुष्य और प्रकृति का संबंध। तो वो जो किसान है जो आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं गया, उसने धरती और बीज के संबंध को देख करके मनुष्य और प्रकृति के संबंध का अध्ययन किया। बैल किस प्रकार से बीच में आ गया और ट्रैक्टर के जाने से किस प्रकार से बैल विस्थापित हो गया। अब सारी सभ्यता का विकास वो देख रहा है धरती और बीज कोई केंद्र करके, केवल कृषि को केंद्र में रख करके। तो जब उसका जैसे जैसे वो अध्ययन वो कर रहा है, उसी से उसके एस्थेटिक सेंस का विकास हुआ, सौंदर्य शास्त्र का विकास हुआ। अभी कमल है। अब उसने ये देखा कि मनुष्य के लिए, मनुष्य के सौंदर्य के लिए मुख कमल। अब वो कमल कहाँ से लाया था? कमल का सौंदर्य तो वो प्रकृति से लेकर के आया था। प्रकृति में उसने कमल को देखा था और फिर उसने जब उसकी सौंदर्य की अभिव्यक्ति की, तो इसके लिए मैं क्या बताऊं, इसके लिए मैं कमल कह रहा हूं। तो इस प्रकार से उस सभ्यता का जो विकास हम देखते हैं, उस सभ्यता का विकास
उन्हीं मूल जो संवेदनाएं उसकी जो हैं, देखिए धरती को जो उसने पहचान की, ये प्लक्ष द्वीप है। अब ये हाँ जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप है। अब जम्बू द्वीप नाम दे रहा है उसके लिए। अब ये जितने आपके जो आना जो गांवों के नाम के आगे जो आना शब्द जहाँ जहाँ आ रहा है, आना प्रत्यय लगाते हैं। अरण्य, अब वो चूंकि ज़्यादातर अरण्य थे और उन अरण्यों का उसने नामकरण जब किया तो वो आना जो शब्द था, आना जो प्रत्यय था, वो उसके साथ जुड़ता चला गया। उसने वो देखा उसके लिए कि यहाँ ये उन जंगलों की उसने पहचान की। तो धरती की जो पहचान उसने की, वो जैसे शाकत द्वीप है, शालमली द्वीप है, अब वो उन वनस्पतियों से ही धरती की पहचान कर रहा है। धरती की पहचान उसी से वो कर रहा है। तो एक तरीके से हम ये देखते हैं कि वो जो धरती और बीज जो है, बीज और वृक्ष का जो संबंध है, उस संबंध को उसने मनुष्य के समाज पर लागू करके देखा। तो वहीं भाग्य की सब कुछ करने के बाद भी फसल नहीं हुई है। तो अब भाग्य की जो अवधारणा है, कर्म की जो अवधारणा है, वे अवधारणाएं जन्म ले रही हैं और उनको वो पहचान रहा है, उनको वो इस प्रकार से पहचान रहा है। तो ये बात थोड़ा सा और अधिक विस्तार से मैंने फिर वहाँ ये बात प्रतिपादित की कि धरती और बीज का संबंध एकांतिक संबंध नहीं है। धरती और बीज का संबंध सूरज से भी है, चंदा से भी है, हवा से भी है, पानी से भी है और उस धरती से भी है। और धरती कितना संबंध, अब जहाँ जिस जमीन में पानी भरा रहता है उसकी उपजाऊ शक्ति, और जहाँ पानी नहीं है वो धरती, जहाँ पानी बैठ जाता है, जहाँ गड्ढा हो जाता है। अभी जो आप जो अंतर करते हैं ना, ये खादर है, ये बांगर है, ये इस प्रकार का, ये तो पानी के संबंध को तो दिखला रहा है धरती का जो संबंध है। तो अब हवा जो है, अब ये बीज को देखिए आप, अब ये पीपल या बरगद के जो पेड़ को आप यदि बोएं हैं तो वो नहीं उपजेगा। वो जो पक्षी है ना, जो उसको फल को खा लेता है और वो बीट करता है। अब वो बीट करके उसने वो 7 मंजिला 10 मंजिला का भवन है, वहाँ उसने बीट की, अब वहाँ बरगद पैदा हो गया, वहाँ वो पीपल पैदा हो गया। निरे बीज ऐसे हैं जिनको पशु खा जाते हैं, गाय खा जाती है और दूसरे खा जाते हैं, अब वहाँ गोबर आता है जहाँ वो करता है। अब बीज किस प्रकार से काम करता है ना। अब देखिए जो आँख है, आँख में वो एक, तो वो आँख में वो एक करेला जैसा एक फल पैदा होता है, उसमें वो रुएं से वो बहुत से होते हैं। अब जब वो फट जाता है, गर्मी में फट जाता है, तो हवा से वो उड़ता है। अब वो उड़ करके जहाँ वो बैठ जाता है, वहाँ जो है वो आँख जो है पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार से बीज बोने का जो काम है, देखिए निरे जो अवधारणाएं हैं वो इससे आप जोड़ेंगे। वृक्ष चाहता है, एक बीज बोया था, उसने 70 आम दिए, 70 गुठली दी, 70 बीज दे दिए। एको हम बहुत श्याम, एक से बहुत हो जाऊं। अब ये जो एको हम बहुत श्याम, तो दार्शनिक ने पहचान लिया कि प्राणी मात्र की ये एक मूल प्रवृत्ति है, एको हम बहुत श्यामो। शिश्रिक्षा नाम दिया उसको मूल प्रवृत्तियों में, ये शिश्रिक्षा है कि मैं अपने जैसे। तो आम पैदा करता है, आँख पैदा करता है, और वो जो उसकी शिश्रिक्षा है ना, वो जो उस फल में आ गई, वो फूट गई और हवा उड़ गई और जगह जगह बिखर गया और वो जगह जगह पैदा हो गया। ये क्या है? एको हम बहुत श्यामो, एक से बहुत हो जाऊं। तो उसने पहचाना कि ये जो प्राणी है, जीव है, इस जीव की एक मूल प्रवृत्ति है, एक से बहुत हो जाऊं। अब ये जो सूत्र था, ये हमने वनस्पतिक जगत में पहचाना, कोशिश करी कि भाई देखो ये काम कर रहा है, ये एको हम बहुत श्याम, एक से बहुत होने की जो प्रवृत्ति है वहां उसने लक्षित करी। तो इस प्रकार से धरती और बीज की जो प्रक्रिया है वो एकांतिक नहीं है। वो जैसे जलाशय में एक लहर दूसरी लहर से जुड़ी हुई होती है, ऐसे ही हमारा जीवन समग्र से जुड़ा हुआ है, टोटलिटी से जुड़ा हुआ है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड और हम भिन्न नहीं है। हमारा जो संबंध है संपूर्ण ब्रह्मांड का, संपूर्ण प्रकृति का, वो अछेद्य संबंध है,
एकांतिक संबंध हो ही नहीं सकता, टोटलिटी है। और तो हम लोक में देखते हैं कि लोक मानस जो सोचता है, लोक मेधा सोचती है, वो टोटलिटी में सोचती है। अर्थात जब वो धरती पर सोच रही होती है तो उसकी नज़र ग्रह पर भी होती है, आसमान में भी उसकी नज़र होती है। संपूर्ण वायु चक्र हो, संपूर्ण प्रकृति चक्र, जो संपूर्ण निसर्ग है, वो सारा निसर्ग जो है उस जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक सिद्धांत निकाल करके दिया धरती और बीज में, प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी, संपूर्णता का सिद्धांत। अर्थात जल की प्रक्रिया, मेघ की प्रक्रिया, वायु की प्रक्रिया, धरती और बीज की प्रक्रिया, ये सारी की सारी प्रक्रिया एक दूसरे से अविच्छिन्न हैं, इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है।